नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को एक बड़ी सौगात देंगे। ई मंडी लॉन्च करने जा रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि ई मंडी के जरिए किसानों की सारी दिक्कतें मंडियों से जुड़ी हुई दूर हो जाएंगी और किसानों को उनके उत्पाद का ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिल पाएगा। किस तरह से किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन एक्सपर्ट यहां पर जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सोमपाल शास्त्री, फॉर्मर MOS एग्रीकल्चर। हमारे साथ हैं विजय सरदाना, एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट। और साथ ही हमारे साथ हैं अशोक मित्तल, किसान धन के CEO। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। किसानों के लिए अच्छी खबरों की बारिश किस तरह से शुरू हुई है। जहां एक और मौसम विभाग ने इस बार झमाझम बारिश की उम्मीद जताई है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए अब से कुछ ही देर में ई मंडी लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। देश की 585 मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री भोपाल की करौद मंडी से इसकी शुरुआत करके 20 मंडियों को ऑनलाइन जोड़ेंगे। 2 साल में कुल 585 मंडियों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य है। मौजूदा वित्त वर्ष में 400 मंडियों को ऑनलाइन किया जाएगा और अगले वित्त वर्ष में 185 मंडियों को ऑनलाइन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके लिए जुलाई में ही एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से 200 करोड़ रुपए का फंड बना दिया था। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हर मंडी को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि सरकार का ये कदम अच्छा है, लेकिन इसकी कामयाबी के रास्ते में चुनौतियां भी काफी हैं। ये एक मैं सोचता हूँ मोदी जी का तोहफा है किसानों के लिए। बैसाखी का तोहफा कहिए या 14 तारीख अम्बेडकर जी का तोहफा कहिए। इट्स ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एक जो फार्मर्स को किसी तरह से ऑल इंडिया मार्केट की तरफ ले जाने का एक पहला कदम है। इलेक्ट्रॉनिकली अगर 585 मंडियों को लिंक किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ई मंडी के जरिए किसानों को उपज का सही भाव मिलेगा। बिचौलिए और कार्टलाइजेशन से किसानों को निजात मिलेगी। बिचौलिए खत्म होने से कंज्यूमर को भी सही भाव पर सामान मिल पाएगा। ई मंडी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें किसान अपने उत्पादों से संबंधित डेटा डाल सकते हैं। उन्हें ऑनलाइन ही विभिन्न मंडियों में अपनी उपज के रेट पता चल सकेंगे। ई मंडी के लिए किसानों को एक मंडी लाइसेंस मिलेगा, जिससे उन्हें पूरे राज्य की मंडियों में अपना उत्पाद बेचने की छूट होगी। कारोबारी अपने माल की न्यूनतम बोली को पोर्टल में दर्ज कराएगा। इसके बाद देश में बैठे खरीदार माल की क्वालिटी और कीमत के आधार पर प्रोडक्ट खरीदेंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। किसानों के सामने फिलहाल सबसे बड़ी समस्या बिचौलियों की ही होती है। यही वजह है कि कभी कभी दिल्ली में 50 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिकने वाली प्याज की कीमत नासिक में किसानों को 2 रुपए ही मिल पाती है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन लागत के बाद भी बिचौलिए खत्म होने से किसानों को 20 से 25 रुपए प्रति किलो का भाव मिल सकेगा। खास बात यह है कि ऑनलाइन मंडियों में बेची गई कमोडिटी का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा। दावा है कि इससे हाजिर बाजारों में साफ सुथरा माहौल बनेगा और किसानों से टैक्स, लाइसेंस फीस के नाम पर अवैध वसूली नहीं हो पाएगी। कितनी सक्सेसफुल होगी वो तो वक्त बताएगा, बट अपने आप में ये एक बहुत स्ट्रांग स्टेप है। और क्योंकि इसमें एक तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो जब टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो काफ़ी चीज़ें सुलझ जाती है। ये हमने हिस्टोरिकली खास करके इंडिया में देखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया है। ई मंडी इसी दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसमें राज्य सरकारों की भूमिका भी अहम होगी। प्रकाश प्रियदर्शी के साथ प्रदीप यादव, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि किस तरह से किसानों को इसका फायदा मिलेगा। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल सोमपाल शास्त्री जी आपसे। आप कृषि मंत्री रह चुके हैं देश के। क्या लगता है आपको ये बड़ा गेम चेंजर कदम है प्रधानमंत्री का? देखिए, मैं अभी इसको एकदम गेम चेंजर मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि एक तो केवल 30 मंडियों को अभी जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 585 मंडियां अगले वर्ष के अंत तक जोड़ी जाएंगी। अगर 585 को जोड़ना मान भी लें तो प्राय ऐसा समझा जा सकता है कि प्रत्येक जिले की केवल एक मंडी इससे जुड़ेगी।
जिन चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत पड़ती है किसानों को वो होती है वो चीज़ें जिनको पेरिशेबल कमोडिटी कहा जाता है, जैसे प्याज है, टमाटर है, फ्रूट है, लहसुन है, इस तरह की चीज़ें। उनको किसान अपने खेत से या अपने गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अनाज के लिए तो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य कर दिया, उसमें तो बोली का कोई सवाल है नहीं। और ये कहा जाना कि बिचौलियों की भूमिका तुरंत समाप्त हो जाएगी, ये सारा व्यापार अभी भी बिचौलिए ही करेंगे। और जब किसान उसको मंडी में ले जाएगा, उसके खेत पर तो बिकता नहीं है, तो कभी भी किसान की ये स्थिति नहीं होती कि वो पेरिशेबल कमोडिटी को, चाहे वो फल हो या सब्जी हो, उसको वापस अपने खेत में ले जाए, जो भी भाव उसको मिलेगा उसको बेचना पड़ेगा। परंतु मैंने ये निजी अनुभव से देखा है, सबसे पहले हमने ढल्ली मंडी शिमला में देखा था कि जब उसको प्रदेश के बाहर की मंडियों से जोड़ा गया तो निश्चित रूप से किसान को मिलने वाला दाम बेहतर हुआ है। तो निश्चित रूप से कुछ अंतर तो पड़ेगा, परंतु इसको एकदम गेम चेंजर कह देना, इसको मैं मानने को तैयार। ये बहुत ही अच्छा आपने एनालिसिस किया है, और इन बिंदुओं पर भी सरकार को फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। जो मुद्दा आपने उठाया कि जो पेरिशेबल कमोडिटी है उसके लिए किस तरह से व्यवस्था होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इस पर काम किया जा रहा है और आगे वो काम इस पर और किया जाएगा तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी के लिए कुछ ना कुछ अलग व्यवस्था करनी होगी, तभी वो ई प्लेटफॉर्म पर उसकी बिक्री हो पाएगी। विजय सरदाना, आपका कमेंट क्या होगा? जो मुद्दा सोमपाल शास्त्री जी ने यहाँ पर उठाया है काफ़ी वैलिड पॉइंट है, और उसके ऊपर निश्चित तौर पर सरकार को फोकस करना होगा अगर सरकार चाहती है कि ये स्कीम कामयाब हो और किसानों को इसका फायदा मिले। आपके हिसाब से जो फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है, जो देश की 585 मंडी है उनको ऑनलाइन करने का सरकार का इरादा है अगले 2 साल में, और कुछ नई बातें इसमें कही गई है कि किसानों को किस तरह से फायदा होगा, ये हम अपने दर्शकों को बता दें। और ये जानना हमारे किसान भाइयों के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस स्कीम का लाभ किस तरह से उठा सकते हैं। इसके लिए ई मंडी चूँकि एक सॉफ्टवेयर है और इसमें जो किसान है वो अपने उत्पादों का डेटा डाल पाएंगे और किसान ऑनलाइन दूसरी मंडियों का भाव देख पाएंगे, और जिस मंडी में किसानों को ज़्यादा भाव मिलेगा उस मंडी में किसान अपना माल बेच पाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी बेहतर कदम होगा इसके लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। जब आप ऑनलाइन करते हैं इसका मतलब कोई भी देख सकता है कि कौन क्या कर रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी से निश्चित रूप से डिसिप्लिन आता है, जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं वो कम होती हैं, और उसका फ़ायदा जो सप्लायर है या जो सेलर है उसको भी मिलता है और जो बायर है उसको भी मिलता है, और मिडिल मैन का जो गेम है वो एक्सपोज भी होता है। तो पहली बात तो यह है कि ट्रांसपेरेंसी है। रही बात दूसरी की ये सब 30 मंडी में शुरुआत हो रही है, निश्चित रूप से सही कदम है, क्योंकि आप इसको शुरुआत एक पायलट टेस्ट के रूप में देखिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सरकार को भी और हम लोगों को भी कि क्या गलतियां हो रही हैं, कैसे उसमें सुधार की जरूरत है, सॉफ्टवेयर में क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो पूरा ऑल इंडिया स्केल अप ना करके अगर आप स्टेज वाइज करते हैं तो ये अच्छी बात है, आपके पास प्रॉब्लम्स कम होंगी। और जब 30 मंडी की हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज मैं जो सोमपाल जी ने कहा वो बहुत अच्छी बात है कि बिचौलियों को अपना रोल बदलना पड़ेगा और नए स्किल सेट्स इस मंडी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एज बायर आज एक बिड करता हूं, माल मेरा किसी मंडी में 400 किलोमीटर दूर है, वो मेरे तक आएगा कैसे? अब ये सर्विस सेक्टर भी डेवलप करना पड़ेगा, या तो वो बिचौली अपना काम बदलेंगे या नए लोग उस मार्केट में एंटर करेंगे। तो ये पूरा एक सिस्टम इवॉल्व होगा, ये एक बहुत नई चीज है सबके लिए। तो ये मानना कि साहब पहले दिन में सक्सेस होगा, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है। ओके, अशोक मित्तल, आप एक वेयरहाउस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मुद्दा यहाँ पर सोमपाल जी ने उठाया है काफ़ी वैलिड है कि रख रखाव की क्या व्यवस्था होगी, पेरिशेबल कमोडिटी की एक बड़ी चुनौती होगी। जो देश में फिलहाल वेयरहाउस के हालात हैं, कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि अनाज काफ़ी ज़्यादा है और रखने की व्यवस्था नहीं है। क्या आपको लगता है कि ई मंडी लॉन्च होने के बाद वेयरहाउस के मोर्चे पर भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और उस चुनौती से निपटने के लिए फिलहाल क्या हालात हैं वेयरहाउस सेक्टर के? मृत्युंजय, सबसे पहले तो मेरे को लग रहा है कि ये जो स्टेप लिया जा रहा है बहुत अच्छा और प्रोग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इसके साथ साथ उचित मूल्य सब लोगों को मिलेगा, उसका फायदा जो है एंड कंज्यूमर को और फार्मर को मिलेगा। दूसरी बात जो इस पूरी चर्चा में आ रही है, ये जरूरी है कि जब फार्मर अपने प्रोड्यूस को बेचना चाहता है तो उनको वास्तव में किसी एक जगह पे प्रॉपर स्टोरेज उसकी करनी पड़ेगी, और जो हम पहले से कहते हैं कि वो एक साइंटिफिक स्टोरेज होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो उसकी क्वालिटी मेंटेन रह सके, भले वो ग्रेन्स हैं या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं।
और तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये भी रहेगी कि उसकी जो ग्रेडिंग हो सके, मतलब क्वालिटी सर्टिफिकेशन या क्वालिटी असेइंग हो सके इस ढंग से कि लोग समझ पाएं कि इसकी क्या क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जो प्रोड्यूस फार्मर बेचना चाहता है। ठीक है, क्योंकि जब वो क्वालिटी पैरामीटर अगर डिसाइड होंगे और उनको पता होगा कि ये पर्टिकुलर कमोडिटी इस जगह पे रखी हुई है, तभी वो उसका रेट डिसाइड कर पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इन पूरी सर्विसेज के लिए, चाहे वो स्टोरेज और वेयर हाउसेज बोले या क्वालिटी असेसिंग बोले, प्राइवेट सेक्टर इसमें काफी इनोवेशन कर रहा है। मतलब हमारी अपनी कंपनी भी काफी सारे इसमें इनोवेशंस कर रही है ताकि फार्मर्स को उसका इनफैक्ट बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली खरीदने वाले को बहुत एश्योरेंस रहेगा कि ये जो स्टॉक है, जो कमोडिटी रखी हुई है, वो एक पर्टिकुलर वेयर हाउस में रखी हुई है और उस पर्टिकुलर वेयर हाउसिंग कंपनी के वेयर हाउस में रखी हुई है, तो उनका जो उस पर ट्रस्ट है उस बेसिस पे वो लोग बीड कर पाएंगे, परचेज कर पाएंगे। अशोक मित्तल, क्या ई मंडी के लिए कुछ प्रस्ताव सरकार की तरफ से आप लोगों के पास आया है वेयर हाउस के लिए? देखिए, जितना भी सरकार के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आई थिंक पब्लिक डोमेन पे हैं, सब लोगों के पास में हैं, काफी सारे लोग उसमें ठीक है बीड कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आपको काफी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर हो रही है, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं भोपाल की करौंद मंडी। करौंद मंडी देश की पहली ई मंडी होगी और पीएम वहीं से ई मंडी की शुरुआत करेंगे और करौंद मंडी में जी मीडिया संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, आइए देखते हैं। किसान अभी तक 1 या 2 मंडियों तक अपनी पहुंच रखता था और वहां पर अपना जो मटेरियल है वो बेच सकता था, अपनी जो उपज है वहां पर बेच सकता था, लेकिन अब ई मंडी के जरिए 500 से ज़्यादा मंडियां उसके संपर्क में रहेंगी, उसके साथ रहेंगी और वो अपना माल जहां चाहे वहां बेच सकेगा। सारी मंडियों को अब एक नेटवर्किंग के जरिए जोड़ा जा रहा है और इस नेटवर्किंग के जरिए पूरे देश की मंडियां ऑनलाइन होंगी और इन ऑनलाइन मंडियों में किसान भाव देख सकेगा, प्राइस देख सकेगा और उसके बाद अपनी जो उपज है वो वहां पर बेच सकेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिव मौजूद हैं मंडी के। सर, क्या ये कॉन्सेप्ट है और कितना इससे फ़ायदा मिलेगा किसानों को? भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी का ये सपना रहा है कि किसान को जो उपज का भाव है, जो 1-2 मंडियों में पहुंच के बराबर नहीं मिल पाता था, अब देश की लगभग 585 मंडी एक दूसरे से टच में रहेंगी ऑनलाइन के माध्यम से और किसान जो अपनी कृषि उपज है वो इन 585 मंडियों में एक साथ बेच सकेगा। तो आपने देखा, हम आपको दिखा रहे थे करौंद मंडी से हमारे संवाददाता रिपोर्ट बता रहे थे कि किस तरह से लोग इस मंडी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और हम आपको बता रहे थे कि इस मंडी से किस तरह से फायदा होगा। लेकिन सोमपाल जी, जो आपने मुद्दा उठाया वो काफ़ी वैलिड है, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए हम आगे बढ़ें और ये जानना चाहें, क्योंकि किसानों के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि अपना माल वो किस तरह से मंडी तक पहुँचाएँ और किस तरह से सही भाव पर अपना माल बेचें, उस दिशा में ई मंडी आपको कितना बड़ा प्रयास दिख रहा है? देखिए, ई मंडी तो एक केवल माध्यम बना है, इलेक्ट्रॉनिक। ई मंडी कोई ट्रक नहीं है, ई मंडी कोई स्टोर नहीं है। और जब आप ये ले जाने की और स्टोर करने की बात और स्टोरेज को लिंक करने की बात और अगर नहीं बेचा तो मंडी में रखने की जो व्यवस्था है, ये सारा निजी क्षेत्र का व्यापार विकसित होने में समय लगता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जब हम सरकार की भूमिका की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है, ठीक है, कि जो एपीएमसी एक्ट है, जिसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट कहते हैं, कृषि विपणन मंडी कानून, उसमें सुधार करने में सरकार क्यों आनाकानी कर रही है, जबकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, सारी सरकारें मैनिफेस्टो में लिखती हैं, केंद्र सरकार किसी भी दल की रही हो बार बार कहती है कि ये राज्यों का विषय है। ठीक है, तो अगर ये मान भी लें कि राज्यों का विषय है, तो जो आज केंद्र में सरकार है उसके सरकारें जहां पर हैं उस दल की, वे तो मना नहीं कर सकते। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, यहाँ देखा है कि किसानों की मंडी लगती है सेक्टर 34 में, उसमें किसानों को भी बेहतर दाम मिलता है और उपभोक्ता को कम देना पड़ता है। ठीक है, जब तक इस व्यापार को मंडी कानून के शिकंजे से मुक्त नहीं किया जाता, ये आधे अधूरे प्रयास रहेंगे। उसी दिशा में सर ये कोशिश है सरकार की। सरकार का ये दावा है कि उन्हीं चीजों को दुरुस्त करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। कोशिश का क्या मतलब है? आपके पास दोबारा आऊंगा विजय सरदाना, आप हमारे किसान भाइयों को ये समझाइए कि ये नया प्लेटफॉर्म लॉन्च होने के बाद वो किस तरह से इसका हिस्सा बन सकते हैं और किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, अभी थोड़ा बहुत जो किसान भाई मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, सोयाबीन का किसान फ्यूचर्स मार्केट के प्राइस देख के अपना बार्गेनिंग करता है मंडी में जाके। आज अगर इलेक्ट्रॉनिक मंडी हो जाती है तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में ही हैं। आज काबुली चना मध्य प्रदेश में पिछले 20 दिन में
30 से 40% उसके रेट बढ़े हैं। अब किसान को अगर ये पता लग जाए कि काबुली चना में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है जबकि मार्केट नहीं बढ़ रहा है, अगर ये होर्डिंग भी हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आज किसान रुक सकता है, समझ सकता है, और जब व्यापारी के पास जाए तो वो ये बोल सकता है कि देखिए साहब आज रेट हो गया 90, अगर मैं ई मंडी पे नहीं भी बेचूं या अल्टरनेट ऑप्शन पे बेचूं तो आज बाजार का रेट ये है, आप मेरे को देते हैं, अगर लोकल है, नहीं तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकता हूं और मुझे वहां से पूरी दुनिया से ऑर्डर मिल सकते हैं और मेरे माल का रेट निकल जाएगा। ओवरऑल जो एक मार्केट में एडवांस इंफॉर्मेशन किसानों को जब मिलेगी, ठीक है, तो जो किसानों की जो बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होगी वो एक बहुत बड़ी बात है। पावर इंप्रूव होगी, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अशोक मित्तल, टेक्नोलॉजी कितना बड़ा हर्डल होगा इस स्कीम की कामयाबी के पीछे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं अगर सरकार चाहती है कि ये स्कीम कामयाब हो तो किसानों को अवेयर करना होगा। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती होगी? मैं ऐसा समझता हूं कि आजकल जितनी भी नई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वो काफ़ी एडवांस हैं, जो आप सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं जी। और दूसरी बात, जो किसान है वो काफ़ी समझदार है इस मामले में। अगर उनको खुद से ऑपरेट करना नहीं भी आएगा तो वो अपने जो दूसरे लोग हैं, जो उनके साथी संगी साथी, उनसे उसको उपयोग करवा सकते हैं, जो वो पहले भी करते रहे हैं। जैसा ये वायदा बाजार वाला एग्जांपल है कि वो रेट ट्रैक करते हैं, उसी तरीके से वो ये जरूर देख लेंगे कि कौन कौन सी मंडीज में क्या, कौन सी वैरायटी का क्या रेट चल रहा है। ओके, और सैंपल देखने के बाद में वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रेट डेफिनेटली ले पाएंगे। वो ये भी बता पाएंगे कि हमारा माल इस पर्टिकुलर क्वालिटी या ग्रेड का है। ठीक है, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फिलहाल मंडियों में किस तरह से गोलमाल होता है और किसानों की कमाई पर किस तरह से डाका डाला जाता है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टमाटर का अगर थोक भाव 8 रुपए प्रति किलो है तो खुदरा भाव 20 रुपए प्रति किलो होता है, लेकिन बीज का मुनाफा, बिचौलियों का जो मुनाफा होता है वो करीब 100% का होता है। यानी अगर बिचौलिए बीज से हट जाएंगे तो किसानों को उनके उत्पाद का ज्यादा भाव यहां पर मिल पाएगा। अगर आलू की बात करें तो आलू का थोक भाव 8 रुपए प्रति किलो है, खुदरा भाव 15 रुपए प्रति किलो है और बिचौलियों का जो मार्जिन है वो करीब 75% है। अरहर की बात करें तो थोक भाव करीब 135 रुपए है और खुदरा भाव 190 रुपए प्रति किलो है। 35% का मार्जिन सिर्फ बिचौलिए खा जाते हैं, जो कि किसानों के हिस्से में जाना चाहिए था। और अगर ये बिचौलिए बीच से हट जाएंगे ई मंडी आने के बाद तो किसानों को इसका ज्यादा भाव मिलेगा और जो बिचौलिए का मार्जिन है वो किसानों पर ट्रांसफर होगा। चने की बात करें तो थोक भाव 65 रुपए प्रति किलो है, खुदरा भाव 90 रुपए प्रति किलो है। 35% का मार्जिन करीब सिर्फ और सिर्फ बिचौलिए यहां पर ले जाते हैं। तो ई मंडी उसी दिशा में एक प्रयास है कि बिचौलिए को खत्म किया जाए और किसानों को उनके उत्पाद का ज्यादा से ज्यादा भाव यहां पर दिलाया जाए। ये एक महत्वपूर्ण प्रयास सरकार की तरफ से यहां पर किए जा रहे हैं। सोमपाल शास्त्री, क्या आप इससे एग्री करते हैं? जो बिचौलियों के हालात हैं फिलहाल मंडियों में, कहीं ना कहीं किसानों के मुनाफे पर बिचौलिए डाका डालते हैं और अगर ये बिचौलिए हट जाएंगे सीन से तो किसानों को ज्यादा भाव मिल पाएगा। क्या आप एग्री करते हैं इससे? देखिए, ये निश्चित रूप से होगा, पर जो मैंने पहले कहा था, मैं दोबारा अपनी टिप्पणी पुनरावृत्त करता हूँ, दोबारा ये बात कहता हूँ कि ये जो ई बिजनेस है ये भी सारा बिचौलिए ही करेंगे। आप जब तक इस व्यापार में एंट्री और एग्जिट दोनों को फ्री नहीं करेंगे, कंपटीशन को प्रोत्साहित नहीं करेंगे या कम से कम अनुमति नहीं देंगे, तब तक ये व्यवस्था ऐसे ही रहेगी। आप अभी एक लाइन, न्यूज़ लाइन में आपके इस पर देख रहा हूँ चैनल के ऊपर कि प्याज का भाव 50 रुपए बाजार में और 20-25 मिलेगा ई आने के बाद। आज आपने समाचार पढ़ा, आप जैसे जो समाचार चैनल को मैं नहीं मानता कि उसे इस समाचार को नहीं पढ़ना चाहिए था, आज प्रातःकाल के अखबारों में छपा है कि नासिक और दूसरी जगहों में प्याज का भाव 50 पैसे से 1 रुपया चला गया। आप 20-25 की बात कर रहे हैं, अपने को 10 ही दिलवा दीजिए। नहीं सर, आप उस आंकड़े को गलत ले रहे हैं। सोमपाल जी, आपको करेक्ट करना चाहूंगा, सोमपाल शास्त्री जी आपको करेक्ट करना चाहूंगा, आप उन आंकड़ों को गलत तरीके से ले रहे हैं। हमने ये लिखा है कि अगर बीच से बिचौलिए हट जाएंगे, हमने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था जी बिजनेस पर कि नासिक में 2 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज या 1 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज अगर दिल्ली में 50 रुपए के भाव बिकता है तो बीच का मार्जिन कौन खाता है और किसानों को क्यों नहीं मिलता है। हमने यही मुद्दा उठाया कि अगर बिचौलिए हट जाएंगे तो अगर 50 पैसे प्रति किलो नासिक मंडी में प्याज बिक रहा है और दिल्ली में 20 रुपए, तो अगर बिचौलिए हट जाएंगे तो किसानों को भी 10 रुपए का भाव मिलेगा। यही मुद्दा हमारा है। मैं सिर्फ मृत्युंजय जी बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को संशोधित किया जी। पर मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं
कि बिचौलिया जब तक नहीं हटेंगे, जब तक एपीएमसी एक्ट में आमूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसके तुरंत बाद अपने आप नए लोग उस व्यापार में प्रवेश करेंगे और जिनका नहीं चलेगा वो निकल जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन आने हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल लाजमी है, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए, लेकिन हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि किसान इसके बारे में क्या सोचते हैं और जो लोग मंडी में हैं वो क्या सोचते हैं सरकार की नई स्कीम के बारे में। हमारे साथ हमारे साथ किसान हैं सही राम बीकानेर से, और बीकानेर मंडी से हमारे साथ पुखराज चोपड़ा हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सही राम आपसे, आपके लिए ही इतना बड़ा ताना बाना सरकार की तरफ से रचा गया है, आपके लिए एक बड़ी स्कीम आ रही है, तो आप कितना ज्यादा जानते हैं इस स्कीम के बारे में, कितना ज्यादा फायदा आपको इस नई स्कीम से ई मंडी से हो सकता है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन पुखराज, आप लगातार मंडी को ट्रैक करते हैं, मंडी में बैठते हैं, बीकानेर मंडी में, मंडियों में सरकार की इस स्कीम को लेकर क्या चर्चा है और क्या आपको लगता है कि जो दिक्कतें अभी आ रही हैं, जो चुनौतियां हैं मंडियों में किसानों के सामने, वो तमाम चुनौतियां दूर हो जाएंगी ई मंडी आने के बाद? देखिए, पहली बात ये बता रहा हूँ कि सरकार की इस घोषणा का और आज के उद्घाटन का किसान स्वागत कर रहे हैं, ये निश्चित है। दूसरी बात ये है कि अभी तो इसे लागू किया गया है, अभी शुरू किया गया है और एक सैंपल के रूप में 20-22 मंडियों को लिया गया है। जैसे जैसे धीरे ये आगे बढ़ेगा और इसमें दूसरी मंडियां जुड़ती जाएगी, प्रोसेस में आता जाएगा, इसमें एक तो ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। किसी जगह क्या भाव है ये जो किसान को पता नहीं लग रहा है, ये पता लगने लग जाएगा। ठीक है। दूसरी जो आपने बीच के मार्जिन का बताया ना, निश्चित रूप से बीच के मार्जिन का फर्क पड़ेगा। ठीक है, वक्त की कमी है पुखराज, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन सही राम, आप किसान हैं, क्या आपको लगता है कि इस नई योजना से आपको फायदा होने वाला है? इसमें किसानों को जरूर फायदा होगा, क्योंकि इसमें पारदर्शिता होगी। तो बीच में जो ये भाव का डिफरेंस रहता है ना 4 से 5%, इसका किसानों को फायदा होगा और पारदर्शिता बिल्कुल बढ़ेगी, भाव अच्छे मिलेंगे किसान को और माल जब चाहे वो उस वक्त ही बेच देगा, इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। अभी आपको सही राम क्या दिक्कत आ रही है एज ए किसान? जब आप आते हैं मंडियों में अपना माल बेचने के लिए, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? अभी दिक्कतें ये आती है कि माल लाने पे 4-4, 5-5 दिन तक मंडियों में बोली भी नहीं होती, काश्तकार को काफी रुकना भी पड़ता है। तो उस बाद में अथवा समय की बर्बादी के साथ साथ ये बीच में जो डिफरेंस रहता है ना 4 से 5%, मिल वाले के किसान के बीच में इनका जो कमीशन होता है, ठीक है, वो काफी हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सही राम और पुखराज आपका भी। बिल्कुल संक्षेप में विजय सरदाना, जो मुद्दा यहाँ पर सही राम किसान उठा रहे थे कि उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इन चुनौतियों को आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ई मंडी के साथ साथ इन चुनौतियों पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है? देखिए, जब तक आप लाइसेंस को फ्री नहीं करेंगे, जैसा सोमपाल जी ने कहा कि आज जो कार्टेल बना हुआ है मंडी में, अगर 20 लोगों को आपने लाइसेंस दिया, आप उसको ओपन कर दीजिए। आप एक एंटाइटलमेंट क्राइटेरिया बना दीजिए कि जो भी ये क्राइटेरिया मीट करे उसको लाइसेंस मिल जाएगा। मार्केट ई मंडी के साथ साथ वो कार्टेलाइजेशन आप तोड़िए और आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अगर आपने कार्टेलाइजेशन नहीं तोड़ा तो ई मंडी को भी करप्ट कर देंगे। आपका फाइनल कमेंट अशोक मित्तल 10 सेकंड में। स्कीम और आइडिया बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। इसमें कुछ और चीजें, जैसे मैंने बोला कि साइंटिफिक वेयर हाउसिंग की, क्वालिटी असेइंग की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ जो मंडीज हैं उनके सारे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जो उनकी कॉस्ट है, टैक्सेशन है, वो स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो इनिशिएटिव है, देखिए इसको अपन ये सोचते हैं कि आज कनेक्ट करेंगे और 3 दिन में बेनिफिट हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा किसानों के लिए। वक्त लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मित्तल आपका, विजय सरदाना आपका भी, और सोमपाल शास्त्री आपका भी, हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि सरकार की नई योजना कितनी कामयाब हो पाएगी।